हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिड्यूसिंग इंडियाज़ फर्टिलाइजर डिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो इंडिया का जो डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर पे दूसरे देशों पे, ठीक है, दूसरे देशों पे जो फर्टिलाइजर को लेकर डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने का जो एक स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो ये जानेंगे कि कौन से फर्टिलाइजर है, क्या डिपेंडेंस है, वो सारा चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज स्ट्रेटेजिंग टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटास ड्यू टू देयर हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक बर्डन। ठीक है, तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजी ला रही है जिससे मतलब स्ट्रेटेजी बना रही है, ला रही है जिससे जो कंजम्पशन हो रहा है हमारा फर्टिलाइजर्स का, जैसे यूरिया, डैप और मॉप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं डैप करके और मॉप बोलूँगा। ठीक है, तो इसको कैसे कम किया जाए, जो हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कैसे कम किया जाए, इकोनॉमिक बर्डन है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है इंडियन गवर्नमेंट ला रही है ना। तो अभी जानते हैं कि क्या स्टेटस है अभी यूरिया का, डैप का और पोटास का इंडिया में। ठीक, तो पहला जानते हैं यूरिया का। तो यूरिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या है। इंडिया प्रोड्यूस 31.4 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया 23-24 में, इतना आपका यूरिया प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अप फ्रॉम 22 मिलियन टन इन 2011-12। तो 2011-12 में 22 मिलियन टन जो हुआ था, तो 2023-24 में अभी 31 मिलियन टन यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। इंपोर्ट डिपेंडेंस कैसा है। इंपोर्ट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 9.8 मिलियन टन्स टू 7 मिलियन टन्स ड्यू टू इंक्रीज्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020-21 में इतना था 9.8, जो कि अब रिड्यूस होकर 2023-24 में 7 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। तीसरा है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे अच्छा मतलब यूरिया का बता रहा हूँ मैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 हाईलाइट दैट इन एनर्जी इफिशिएंट यूरिया प्लांट्स हैव इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो 2023-24 के रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि क्या बोलते हैं, जो यूरिया प्लांट्स हैं वो अभी क्या बोलते हैं एनर्जी इफिशिएंट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो और बढ़ गया है। तो ये भी एक कारण है प्रोडक्टिविटी बढ़ने का यूरिया के। ठीक है, अब जानते हैं ये डैप के बारे में, इसका क्या कंडीशन है, इंडिया में क्या स्टेटस है। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस कैसा है। इंडिया इम्पोर्ट बोथ फिनिश्ड डैप एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मोरक्को, जॉर्डन एंड चाइना। ठीक है, तो इन देशों से रॉ मटेरियल मंगाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। हाई कॉस्ट, द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ डैप इज $636 पर टन, वाइल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सीड 65,000 पर टन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉस्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है। ठीक है, मतलब आप हमको ये क्या बोलते हैं, ये जो डैप है उसको बनाने में 65,000 लग रहा है ना, लेकिन हम अगर इसको इंपोर्ट करते हैं तो हमको 55,000 रुपया ही पर टन लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमको मंगाना सस्ता पड़ रहा है, इसलिए बाहर से हम मंगा रहे हैं। सब्सिडी बर्डन, गवर्नमेंट कैप्स डैप प्राइस एट 27,000 पर टन, बट द सब्सिडी नीडेड टू कवर कॉस्ट इज हाई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तीसरा है पोटास। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो इसका क्या स्टेटस है। 100% इम्पोर्टेड, तो ये पूरी तरह से हम बाहर से ही मंगाते। इंडिया लैक्स माइनेबल पोटास रिजर्व्स, रिलाइंग ऑन कनाडा, रसिया एंड जॉर्डन फॉर सप्लाई। ठीक है, तो इंडिया में ये बनता ही नहीं है। ठीक है, इसका माइन करने का जो माइनिंग एक्टिविटी है ये बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कनाडा पे हम पूरी तरह से डिपेंड है, रसिया और जॉर्डन पे डिपेंड है। ठीक है, इंपोर्ट कॉस्ट, राइजिंग ग्लोबल पोटास प्राइस हैव इन्फ्लेटेड इंपोर्ट बिल्स, इंक्रीजिंग द नीड्स फॉर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये इसको मंगाने में हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट है बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है यूरिया का, डैप का और ये आपका पोटास का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूरिया, डैप एंड पोटास ओवर यूज। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजर है इनका जब हम ओवर यूज करते हैं तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, तो उसको जानते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइजिंग इंपोर्ट बिल। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि भाई
अगर हम ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे तो हमको तो ये हम बाहर से ही मंगाते हैं, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो ज़्यादा बढ़ेगा ही, सब्सिडी ड्रेन होगा कि भाई सरकार अब सरकार जो इसमें सब्सिडी दे रही है तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा सरकार का खर्चा सब्सिडी देने में जाएगा। प्राइस वोलेटिलिटी, अब भाई ये जो चीज़ है हम इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड है, तो वहाँ पे ऊपर नीचे होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम एक तरह से वल्नरेबल कंडीशन में है, तो ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाता है हमारे ऊपर ओवर यूज़ करने से, ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा सॉइल डिग्रेडेशन होता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता है, क्रॉप में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा है गवर्नेंस चैलेंज, सब्सिडी बर्डन, पॉलिसी गैप्स, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है भाई। अब इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं ओवर यूज़ होगा तो सरकार को सब्सिडी का बर्डन होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। पॉलिसी गैप, द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन कॉस्ट इम्बैलेंस सॉइल न्यूट्रिशन, कि भाई कोई भी कितना भी यूज़ कर रहा है, कितना भी ज़्यादा डाल रहा है, ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है सॉइल न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस आ रहा है, तो वो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना चाहिए कि भाई आप इतना इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है कि भाई चीप सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स को जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में इसको क्या बोलते हैं यूज़ किया जा रहा है, है ना। एग्रीकल्चर देखा जाए तो सरकार जो है एग्रीकल्चर के लिए इसको सब्सिडाइज रेट पे दे रही है, लेकिन जो ये चीप सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है इसको नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं ये जो फर्टिलाइजर है उनका शॉर्टेज हो जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ये सारे जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। इफेक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, रिड्यूस इंपोर्ट कॉस्ट, सब्स्टिट्यूट्स लाइक एपीएस एंड नैनो यूरिया कट फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, कि भाई हमको मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एपीएस या नैनो यूरिया है उसका इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा जो क्या बोलते हैं आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा जो बाहर जा रहा है वो कम होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा सॉइल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगा, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट होगा, ठीक है, क्रॉप यील्ड जो है पैदावार है वो बढ़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट्स लाने चाहिए जैसे कि आपका पीएम प्रणाम और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो कि अल्टरनेटिव्स को प्रमोट करिए। तो ये सारे जो चीज़ें एक तरह से सब्स्टिट्यूट है जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को वो कम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए आगे, वे अहेड, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि भाई फर्टिलाइजर का कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। सब्सिडी रिफॉर्म लाया जाए कि भाई ये जो सब्सिडी ये तीनों यूरिया डैप और पोटास में दिया जा रहा है उसको शिफ्ट करके एपीएस नैनो यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में भी क्या बोलते हैं शिफ्ट किया जाए ताकि उसका भी इस्तेमाल करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर, एआई बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, ठीक है, कि कब कहाँ पे कितना यूरिया चाहिए वो पता चलेगा। स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इन्वेस्ट इन इंडिजीनियस फर्टिलाइजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो मजबूत हो और बढ़े। पॉलिसी इंटीग्रेशन, अलाइन फर्टिलाइजर पॉलिसी विथ एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट पॉलिसी टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि भाई ये जो फर्टिलाइजर पॉलिसी को जो कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट पॉलिसी से मिलाया जाए जिससे हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अटेन कर सके। तो ये सारा चीज़ है आगे करना चाहिए सरकार को, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजर को रिड्यूस करने के लिए सरकारें क्या क्या कर रही है, सरकार जो है हमारी क्या कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।